Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Hope you are fine and doing well. Your course title is Sculpture for Public Place and Community, for which the course code is FINE 4131. Today I will talk about the symmetrically balanced sculpture in round, and you will be given an assignment on which you have to work in wood. As you know that this is a practical based subject, so जो भी मैं आज आपसे बात करूँगी कि किस तरह से बैलेंस और उसमें सिमेट्रिकल बैलेंस्ड एक आपने कॉम्पोजिशन क्रिएट करनी है और आपने एक राउंड स्कल्पचर बनाना है वुड में, उस सब को आप जो है वो प्रैक्टिकली परफॉर्म करेंगे और फिर उसको सबमिट करेंगे गूगल क्लासरूम में. I am Sanar Aslan from University of Education Lower Mall campus, and on the screen you can see your course outline, which includes Introduction to Modern Sculpture, Concepts of Modern Sculpture, History of Modern Sculpture, Pre and Post Surveys of Attitudes about Public Art and its Community, Art, Space and City, Wildlife Sculpture, Kinetic Art Sculpture, History of Community, 3 projects on world-renowned community, and slide lectures on historical and contemporary sculptures and movements. सो इसमें से जो मैक्सिमम वर्क है वो आप कर चुके हैं. उसको जो थ्योरेटिकल बेस्ड वर्क था उसके ऊपर आपको लेक्चर्स पहले दिए जा चुके हैं और अब मज़ीद जो है वो आपको प्रैक्टिकल असाइनमेंट्स दी जा रही हैं, जिसके बारे में आपको पहले भी नॉलेज दिया जा चुका है. डेट व्हाट वाज स्कल्पचर एंड स्कल्पचर इन राउंड एंड स्कल्पचर इन रिलीफ, एंड नाउ उसी को एडवांसमेंट की तरफ ले जाते हुए उसके हिसाब से आप अपने प्रैक्टिकल को परफॉर्म करेंगे. सो आपका जो आज का प्रैक्टिकल है डैट इज़ रिलेटेड टू स्कल्पचर इन राउंड. वुड कार्विंग टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए आप इस स्कल्पचर को बनाएंगे. फॉर प्रैक्टिकल असाइनमेंट, तो हियर यू कैन सी योर असाइनमेंट जो आपको दी गई है. मेक अ सिमेट्रिकली बैलेंस्ड स्कल्पचर इन राउंड इन वुड बाय यूजिंग द वुड कार्विंग टूल्स. बैलेंस स्कल्पचर बनाना है आपने और उसमें आपने सिमेट्रिकल बैलेंस शो करना है. मटेरियल डेफिनेटली वुड होगा. तो वुड के लिए आपने स्पेशली जो वुड कार्विंग के टूल्स मिलते हैं जो हार्ड होते हैं उनको इस्तेमाल करना है. अच्छा, आप डिपेंड करता है कि आप कौन से वुड यूज़ कर रहे हैं. अगर तो कोई नरम वुड है तो शायद आप हाथ की मदद से भी टूल्स के साथ काम कर लें और कुछ जगहों पे आपको हैमर की ज़रूरत पड़े. और अगर आप किसी हार्ड वुड के अंदर काम कर रहे हैं तो देन यू हैव टू यूज़ द टूल्स जो कि जो है वो अच्छे स्ट्रॉन्ग मटेरियल से बने हों और उसके साथ आपके पास एक वो जो लकड़ी का हैमर होता है वो मौजूद होना चाहिए to form your sculpture. A type of sculpture in which the figures are presented in complete 3-dimensional form and are not attached to a flat background. The round sculpture वो है जिसके अंदर आप एक 3-dimensional form को देख सकते हैं, उसको चारों तरफ से घूम के देखा जा सकता है और उसके अलावा ये किसी भी फ्लैट बैकग्राउंड के साथ अटैच नहीं होता. फ्लैट बैकग्राउंड के साथ जो अटैच होते थे वो रिलीफ स्कल्पचर थे, जो इससे पहले वाले जो आपको असाइनमेंट दी गई थी उसके अंदर आपने रिलीफ स्कल्पचर्स में काम किया था. वहाँ पर ऑल्टो रिलीफ है, बास रिलीफ है. बट व्हेन इट कम्स टू द राउंड स्कल्पचर तो ये किसी भी बेस के साथ, बेस के ऊपर बन सकता है लेकिन बैक से किसी चीज़ के साथ ये अटैच नहीं हो सकता. ये उससे अलग होता है और इसको चारों तरफ से जो है वो इक्वली जो है वो इसको राउंड फॉर्म में ढाला जाता है. ये जो राउंड स्कल्पचर्स हैं ये इंडिविजुअल स्कल्पचर्स भी होते हैं और इनमें स्कल्पचरल ग्रुप्स भी बनाए जाते हैं. तो आप जब अपनी असाइनमेंट करेंगे उसमें भी आप एक पूरा ग्रुप भी क्रिएट कर सकते हैं स्कल्पचर का और उसके अंदर आप इंडिविजुअल कोई स्कल्पचर भी बना सकते हैं. यानी कि एक इंडिविजुअल ह्यूमन बीइंग बन सकता है या फिर एक पूरा ग्रुप बन सकता है. इसी तरह से अगर आप कुछ ज्योमेट्रिकल शेप्स के साथ काम करें तो इट डिपेंड्स कि आप जो है वो उसको प्रॉपर एक ग्रुप में उसको बनाएंगे या फिर इंडिविजुअल किसी फॉर्म के साथ आप उस पर काम कर रहे हैं. सो 2 टाइप्स आर हेयर. एक तो फ्री स्टैंडिंग स्टैचूज़ हैं जो कि इंडिपेंडेंट होते हैं और सेकेंडली स्टैंडिंग अगेंस्ट अ बैकग्राउंड. अच्छा, यहाँ पर 2 तरह के स्कल्पचर्स हैं. स्कल्पचर को बनाया चारों तरफ से राउंड स्कल्पचर के तरीके से ही जाता है, लेकिन इट डिपेंड्स कि आया वो फ्री स्टैंडिंग है, यानी कि अगर वो किसी रूम के बीच में अगर उसको डिस्प्ले किया गया है या किसी गैलरी के बीच में डिस्प्ले किया गया है तो आप उसको चारों तरफ से घूम के देख सकते हैं. बट अगर उसको सेट किया गया किसी बैकग्राउंड के अगेंस्ट, अगर उसके पीछे कोई निच है या फिर कॉलम्स के पीछे की वॉल है तो फिर वो स्टैंड करेगा अगेंस्ट द बैकग्राउंड, लेकिन वो उसके साथ अटैच नहीं होगा, उससे अलग खड़ा होगा.
ऐसी सूरतों में आपका जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो बदल जाता है। आपका जो व्यू पॉइंट है कि आप उसको देखेंगे कैसे, viewed either from one definite or several vantage points। अब अगर आप उसको एक पॉइंट से देखेंगे या फिर मुख्तलिफ 3 पॉइंट्स से देख सकते हैं, ठीक है। अगर उसके बैक पे कोई चीज़ है जिसके साथ वो अटैच नहीं है लेकिन फिर भी वो उसकी बैक पे मौजूद है, तो डेफिनेटली आपको सिर्फ फ्रंट के व्यूज़ मिलेंगे उसको देखने के लिए। एंड सेकेंडली, इट कैन ऑल्सो बी सीन फ्रॉम ऑल साइड्स, गिविंग द व्यूअर सेवरल कॉम्प्लीमेंट्री पर्सपेक्टिव्स व्यू फ्रॉम ऑल डायरेक्शंस। दूसरी सूरत यह है जो मैंने पहले भी बयान की कि मुमकिन है कि ये किसी स्टूडियो या किसी जगह पे बिल्कुल सेंट्रलाइज्ड प्लेस हो और आप इसको चारों तरफ घूम के देख सकते हो, यानी इसके इर्द गिर्द स्पेस इतनी मौजूद हो कि आप वहाँ पर घूमकर इसको जो है वो देख सकें, चाहे आप पीछे से देखना शुरू करें या जैसे भी है, तो उसको जो है वो आप व्यू कर सकते हैं फ्रॉम ऑल दैट डायरेक्शंस। फ्री स्टैंडिंग जो स्कल्पचर्स होते हैं, नो बेस कैन बी पिक्ड अप, टर्न इन द हैंड्स एंड लिटरली व्यूड ऑल अराउंड। अब जो मुकम्मल तौर पे फ्री स्टैंडिंग स्कल्पचर्स होंगे वो होंगे जिन्हें आप अपने हाथ में उठा सकते हैं, उन्हें घुमा के देख सकते हैं और उसको फिर चारों तरफ से आप उसको व्यू कर सकते हैं। अब यहाँ पर जो लार्ज साइज़ स्टैचूज़ या स्कल्पचर्स होते हैं उनको डेफिनेटली आप इस तरह हाथ में उठा के नहीं देख सकते, तो मुमकिन है कि उनके पैरों के नीचे कोई प्लेटफॉर्म मौजूद है लेकिन उसके ऊपर जहाँ वो बनाए गए हैं वहाँ से आप चारों तरफ से उसको देख सकते हैं। अलबत्ता जो छोटे साइज़ के स्कल्पचर्स हैं वो जो है वो हाथ में उठाए जा सकते हैं और उनको आप उछाल के देख सकते हैं, टर्न कर सकते हैं, हैंड में पिक कर सकते हैं। अच्छा जी, एलिमेंट्स ऑफ आर्ट की बात करूँगी। एलिमेंट्स ऑफ आर्ट के बगैर किसी भी आर्ट को नहीं बनाया जा सकता, किसी भी आर्ट वर्क को नहीं प्रोड्यूस किया जा सकता। तो इन एलिमेंट्स ऑफ आर्ट में 7 जो है वो आपको सामने नज़र आ रहे हैं अपनी स्क्रीन पे, इंक्लूडिंग लाइन, शेप, टेक्सचर, फॉर्म, स्पेस, कलर एंड वैल्यू। इन एलिमेंट्स ऑफ आर्ट के साथ आपके प्रिंसिपल्स ऑफ आर्ट भी इंतहाई अहमियत के हामिल हैं, क्योंकि इन प्रिंसिपल्स के तहत जो है वो आप इन एलिमेंट्स का इस्तेमाल करेंगे। They include balance, contrast, emphasis, movement, pattern, rhythm and unity as well as variety। तो यहाँ पे जो है वो सबसे पहला जो प्रिंसिपल आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है दैट इज़ बैलेंस। तो बैलेंस में जो है वो आपको 3 टाइप्स ऑफ बैलेंस नज़र आएंगी। फर्स्ट इज़ सिमेट्रिकल बैलेंस, जिसमें आपने आज की असाइनमेंट करनी है। सेकेंड इज़ असोमेट्रिकल बैलेंस एंड थर्ड इज़ रेडियल बैलेंस। सिमेट्रिकल बैलेंस जो कि असाइनमेंट उससे रिलेटेड है, तो टुडे आई विल टॉक अबाउट इट। और आपको जो नेक्स्ट असाइनमेंट दी जाएगी दैट विल बी अबाउट असिमेट्रिकल बैलेंस, तो देन आई विल डिस्कस इट विथ यू। तो सिमेट्रिकल बैलेंस जो है इन आर्ट इज़ व्हेन ईच हाफ ऑफ द आर्ट वर्क इज़ आइडेंटिकल और वेरी सिमिलर। अगर आप अपने आर्ट वर्क के बीच में से एक लाइन खींचते हैं तो उसकी दाईं जानिब और उसकी बाईं जानिब मुकम्मल तौर पे एक जैसे होंगे, ठीक है, या फिर वेरी सिमिलर होंगे या फिर आइडेंटिकल होंगे। तो ऐसे बैलेंस को सिमेट्रिकल बैलेंस कहा जाता है। मिरर इमेज होते हैं इसमें, दोनों जो साइड्स होती हैं वो एक दूसरे के मिरर इमेज होती हैं। सो हियर आई विल शेयर विद यू सम इमेजेस फॉर सिमेट्रिकल बैलेंस इन स्कल्पचर। सो यहाँ पर आप देखिए कि किस तरह से सिमेट्रिकल बैलेंस क्रिएट किया गया। अगर आप इसको बिल्कुल सेंट्रलाइज्ड हाफ करें तो छोटे वाले जो 2 आपको नज़र आ रहे हैं राउंड्स वो बैलेंस कर रहे हैं, फिर बड़े वाले दोनों राउंड्स एक दूसरे को बैलेंस कर रहे हैं, और जो स्क्रीन पे सबसे नीचे वाला जो राउंड नज़र आ रहा है आपको लॉक के ऊपर, वो अगर हाफ में कट करें तो वो भी इक्वली बैलेंस कर रहेगा। तो दिस काइंड ऑफ वर्क कैन बी डन टू क्रिएट अ बैलेंस, इक्वल बैलेंस। हियर अगेन यू कैन सी एन आर्ट वर्क जिसको आप सेंट्रली अगर हाफ करते हैं तो दोनों साइड्स एक दूसरे की मिरर इमेजेस लगती हैं। दिस इज़ अगेन एन आर्ट वर्क जो कि सिमेट्रिकल बैलेंस को शो करता है। हियर अगैन आप देखिए कि अगर इसको आप सेंट्रलाइज एक लाइन लगाते हैं तो दोनों साइड्स आपको बराबर नज़र आएंगी। अगैन एन एग्जाम्पल ऑफ सिमेट्रिकल बैलेंस। देयर इज़ अनदर एग्जाम्पल ऑफ सिमेट्रिकल बैलेंस। इसको हाफ कीजिए और दोनों साइड से एक दूसरे की मिरर इमेज मालूम होती हैं। सिमेट्रिकल बैलेंस। Here you can see 2 faces on the screen, और इसको जिस तरह से आर्टिस्ट ने बड़ी खूबसूरती के साथ जो है वो उसको स्कल्पचरल फॉर्म में बनाया है।
और दोनों जो है वो मतलब एक यहाँ पर लेफ़्ट साइड पर देख रहा है, दूसरा राइट साइड पे देख रहा है, लेकिन दोनों को बैलेंस ऐसे किया गया है कि अगर आप सेंट्रलाइज लाइन लगाते हैं तो ये एक सिमेट्रिकल बैलेंस को प्रेजेंट करता है। हिस्टोरिकल स्कल्पचर्स के बारे में एक दफ़ा याद कीजिए। ग्रीक एंड रोमन स्कल्पचर्स किस तरह के थे, बारोक स्कल्पचर्स, इंडियन स्कल्पचर्स, इंडस वैली के स्कल्पचर्स जहाँ पर आपको मदर गॉडेस का स्कल्पचर मिलेगा, आपको डांसिंग गर्ल, स्टैचू ऑफ अ प्रीस्ट, और बुद्धिस्ट स्कल्पचर्स को याद करें तो बुद्धा के जो है वो स्कल्पचर्स हैं, फास्टिंग बुद्धा के, बोधिसत्व के, उन सबको एक दफ़ा अपने जहन में रिकॉल कीजिए और देखिए कि उनमें से किस तरह से स्कल्पचर सिमेट्रिकल या असिमेट्रिकल बैलेंस के साथ बनाए गए हैं। So once again I will repeat your assignment, that is make a symmetrically balanced sculpture in round by using the wood carving tools। ये आपका बैलेंस स्कल्पचर होगा और सिमेट्रिकल बैलेंस आप इसमें शो करेंगे। आपने वुड कार्विंग में काम करना है, वुड में काम करना है और कार्विंग टूल्स के साथ आप काम करेंगे। सो आई होप कि आपको अच्छे से ये आज का लेक्चर समझ आ गया होगा और आपको क्लियर हो गया होगा कि सिमेट्रिकल बैलेंस से क्या मुराद है और उसको किस तरह से आपने अपने स्कल्पचर पीस के अंदर जो है वो रिप्रेजेंट करना है, किस तरह से अपने सिमेट्रिकल बैलेंस का इस्तेमाल करते हुए एक स्कल्पचर बनाना है और वो आपने वुड में उसको कार्व करना है। सो आप अपनी असाइनमेंट कीजिए, फिर उसको गूगल क्लासरूम में सबमिट करवाइए और इन केस ऑफ एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू। अस्सलाम वालेकुम।